गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। देखो विद्यार्थियों, यदि आपको वीडियो को लेकर कोई प्रॉब्लम हो, जैसे साफ नहीं दिखाई दे रहा हो या फिर आवाज वो साफ नहीं आ रही हो, तो आप कमेंट बॉक्स में इन बातों को बताएं ताकि आगे जाके आगे जो क्लास आने वाली उसमें कुछ सुधार किया जा सके। देखो विद्यार्थियों, जो अपन पढ़ रहे हैं, अपना बुद्धि वाला अध्याय चल रहा था, लगभग कंप्लीट हो चुका है। इसकी एक दो क्लास बची हुई है जो कंप्लीट हो जाएगा। देखो विद्यार्थियों, आज जो अपन चर्चा कर रहे हैं वो टॉपिक महत्वपूर्ण टॉपिक है, बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि देखो, बुद्धि लब्धि देखो, बुद्धि लब्धि है। इस बुद्धि लब्धि का जो एक अपन कह सकते हैं कि बुद्धि लब्धि है, इसके बारे में जो विचार विस्तार से किया तो वो एक वैज्ञानिक हुआ था स्टर्न। स्टर्न ने, यानी सबसे पहले अगर बात करें तो स्टर्न आता है कि बुद्धि लब्धि के जो विचार, जो एक थीम बनी थी, दिमाग में आई थी, वो मनोवैज्ञानिक कौन था? स्टर्न था। लेकिन स्टर्न ने एक सूत्र दिया था 1912 में। 1912 में मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु, इसको अपन बोल सकते हैं बुद्धि लब्धि या आईक्यू भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? आईक्यू। देखो, ये जो इतना सूत्र था, ये सूत्र दिया था स्टर्न ने, दिया था 1912 में। नॉर्मल सी बातें आपको पता है। लेकिन जो एक शब्द आता है मानसिक आयु, कौन सा शब्द आता है? मानसिक आयु। ये मानसिक आयु जो शब्द है, इस शब्द का जो शब्द अपन कह सकते हैं कि शब्द का जो विचार, सबसे पहले जो विचार किया था इस शब्द के बारे में, तो वो किया था अल्फ्रेड बिन्ने। अल्फ्रेड बिन्ने व साइमन ने, इन्होंने जो परीक्षण किया था, उस परीक्षण में इसकी चर्चा की थी, किसकी? मानसिक आयु की। तो अपन कह सकते हैं कि बुद्धि लब्धि जो सर्वप्रथम जो सूत्र देने वाले और बुद्धि लब्धि का जो विचार करने वाले, वो जो मनोवैज्ञानिक थे, कौन थे? स्टर्न थे। 1912 में दिया था। लेकिन जो मानसिक जो आयु जो शब्द है, ये शब्द किसने दिया था? अल्फ्रेड बिन्ने व साइमन ने दिया था। देखो, अब जो इस सूत्र में क्या थी? समस्या थी, बहुत सारी समस्या आ रही थी। आंकड़े थे वो पॉइंटों में जा रहे थे, बुद्धि लब्धि वो सही नहीं निकल रही थी। यानी बालकों की जो बुद्धि लब्धि का जो आंकड़ा निकलना था वो सही नहीं आ रहा था। तो इसको मद्देनजर देखते हुए इसमें सुधार किया टर्मन ने। सुधार किसने किया था? टर्मन ने किया था। पता है आपको कब किया था? 1916। कब किया था? 1916 में इन्होंने संशोधन किया। और उन्होंने सिर्फ क्या किया है? गुणा में 100 लगाया है। क्या लगाया है? गुणा में 100 लगाया है। यानी ये पूछा जाए कि टर्मन ने जो बुद्धि लब्धि है इसमें क्या संशोधन किया? गुणा में 100 लगाया था। लेकिन ये पूछा जाए कि सबसे पहले बुद्धि लब्धि का जो सूत्र वो किसने दिया था? स्टर्न ने दिया था 1912 में। लेकिन इसमें संशोधन किया वो किसने किया था? टर्मन ने 1916 में किया। देखो फिर आगे क्या होता है, ये मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु है। इसको हम इंग्लिश में अगर बोलें तो MA/CA गुणा 100 इधर IQ, बुद्धि IQ बोलते हैं। अब अपने आगे आएगा, पढ़ेंगे संवेगात्मक बुद्धि, इसको EQ बोलते हैं। देखो क्या आता है फिर, ये यहां पर अपन ये भी सीखते हैं कि बुद्धि लब्धि होती है वो कैसे निकाली जाती है, कैसे निकाली जाती है। देखो समझो, एक उदाहरण के माध्यम से अपन देखते हैं। देखो एक उदाहरण लेते हैं, कोई भी एक उदाहरण। यदि किसी बालक की
मानसिक आयु यदि किसी बालक की मानसिक आयु कितनी हो, 8 वर्ष। यदि किसी बालक की मानसिक आयु 8 वर्ष तथा वास्तविक आयु 10 वर्ष हो, तो बालक की बुद्धि लब्धि क्या होगी। आपके पास एक क्वेश्चन है, यदि किसी बालक की मानसिक आयु 8 वर्ष है तथा वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो बालक की बुद्धि लब्धि क्या होगी। यह निकालना है जब को कैसे, अपन को सूत्र पता है, मानसिक आयु सूत्र क्या था, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणा 100, गुणा क्या है 100। IQ निकाल रहे हैं, बुद्धि लब्धि का। देखो मानसिक आयु कितने बोल रहा है, यदि किसी बालक की मानसिक आयु 8 वर्ष, तो क्या बताइए 8 वर्ष, मानसिक आयु कितनी 8 बट्टे कितनी बोल रहा है, तथा वास्तविक आयु कितनी है 10 वर्ष बट्टे 10 हो, तो बालक की बुद्धि लब्धि क्या होगी, गुणा में किया जाएगा 100। क्या आते हैं, यानी कितने आएंगे 100। देखो बिंदी से बिंदी कट गई, बिंदी से क्या कट गई बिंदी, तो क्या आ गई बुद्धि लब्धि। बालक की बुद्धि लब्धि या IQ कितना है, बिंदी से बिंदी कटा है, कितनी आ गई 80, तो बालक की बुद्धि लब्धि क्या होगी 80 होगी, बालक की बुद्धि लब्धि क्या होगी 80 होगी। अब आपको यह भी पता ना होना चाहिए, एक सारणी भी आपको पता होना चाहिए कि 80 वाला जो बुद्धि लब्धि वाला बालक है वो कौन सी श्रेणी में आता है, मंद में आता है, सामान्य में आता है, अति तीव्र में आता है, कौन सी श्रेणी में आता है। तो एक टर्मन था, टर्मन सीनियर क्लास में टर्मन की जो दी हुई है सारणी, टर्मन के आधार पर अपन देखते हैं। देखो 25 से कम जड़ बुद्धि आती है, 25 से 50 मूंड आती है, 50 से 70 मूर्ख आती है, 70 से 80 मानसिक मंदता की श्रेणी आती है, जबकि 80 से 90 मंद बुद्धि। तो ये बालक जो 80 जो बुद्धि लब्धि आई है, ये बालक कौन सी श्रेणी में आएगा, मंद बुद्धि में। कौन सी श्रेणी में आएगा, मंद बुद्धि, यानी इस बालक की बुद्धि कैसी होगी, मंद बुद्धि। तो ऐसे अपन निकाल सकते हैं। फिर देखो क्या होता है, फिर ये होता है, देखो मान लो यदि किसी बालक की मानसिक आयु और वास्तविक आयु दोनों बराबर हो, यदि किसी बालक की मानसिक आयु और वास्तविक आयु दोनों बराबर हो, तो बालक सामान्य श्रेणी में आएगा। कौन सी श्रेणी में आएगा, सामान्य या साधारण श्रेणी में आएगा। यदि बालक की मानसिक आयु अधिक हो और वास्तविक आयु कम हो, तो बालक कौन सी श्रेणी में आएगा, तो बालक अति तीव्र श्रेणी में, यानी उच्च बुद्धि वाला बालक होगा। यदि बालक की मानसिक आयु क्या हो, कम हो, और वास्तविक आयु क्या हो, अधिक हो, तो बालक कौन सी श्रेणी में आएगा, तो बालक मंद बुद्धि में आएगा। कौन सी श्रेणी में आएगा, मंद बुद्धि में आएगा। और यदि बालक है, आपको पता होना चाहिए, देखो 25 से कम वाले कौन सी श्रेणी में आते हैं, जड़ बुद्धि में आते हैं, 25 से 50 मुंड बुद्धि में आते हैं, 50 से 70 मूर्ख बुद्धि आती है, 70 से 80 मानसिक मंदता और 80 से 90 मंद बुद्धि आती है, 90 से 110 सामान्य बुद्धि आती है, 110 से 120 श्रेष्ठ व तीव्र श्रेष्ठ बुद्धि बोल सकते हैं, 120 से 140 अति श्रेष्ठ, और 40 से अधिक जो व्यक्ति आते हैं, जो बालक आते हैं, वो कौन सी आती है, प्रतिभाशाली बालक। यानी प्रतिभाशाली बालक कौन सी होंगे, 140 से अधिक, 140 से अधिक जिसकी बुद्धि लब्धि आएगी, वो कौन सी श्रेणी में होगी, प्रतिभाशाली बालक आते हैं। प्रतिभाशाली बालक क्या होते हैं, देखो अपन चर्चा करते हैं। प्रतिभाशाली
प्रतिभाशाली बालक, ये प्रतिभाशाली बालक क्लास में कक्ष में आपको 1 2 3 मिल जाते हैं। ये क्या होते हैं, पढ़ने लिखने में सबसे अलग रहते हैं। क्या रहते हैं, पढ़ने लिखने में, बोलने में, रहन सहन में सबसे क्या होते हैं, अलग होते हैं। अगर इनकी विशेषताओं की बात करें कि बालक में विशेषता क्या विशेषताएं होती है, तो ये बालक पढ़ने लिखने में क्या होते हैं, अधिक श्रेष्ठ होते हैं, अति तीव्र आता है, जो आप समझा रहे हो उनको जल्दी समझ में आता है। ये बालक कम उम्र में यानी कम आयु में ही पढ़ना लिखना आरंभ कर देते हैं, यानी कम उम्र में ये विद्यालय जाना प्रारंभ कर देते हैं। इन बालकों में क्या होती है, इन बालकों में संयोजन करने की क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। संयोजन करने की क्या होती है, क्षमता अधिक होती है। और ये सारे दिन यानी हर पल सिर्फ उसके दिमाग में कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं। और कक्ष में भी ये एक दूसरे से क्या रहते हैं, अलग रहते हैं। क्या रहते हैं, अलग रहते हैं। और सारे दिन क्या रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। और इसका जो विकास है यानी मानसिक जो विकास है, यानी शारीरिक व मानसिक विकास से क्या होते हैं, स्वस्थ रहते हैं। क्या रहते हैं, स्वस्थ होते हैं, हष्ट पुष्ट वाले होते हैं। और ये क्या होते हैं, पढ़ने लिखने में क्या होते हैं, अति श्रेष्ठ होते हैं। कौन से बालक है, प्रतिभाशाली बालक। ये सारणी बताई थी टर्मन ने बताई थी। इस टर्मन के आधार पर अपन कह सकते हैं जो 50 से कम जो उम्र के जो बालक आते हैं वो जड़ बुद्धि में आते हैं। ये बालक क्या होते हैं, इन बालकों में जो शरीर होता है वो दुबला पतला होता है। और वे जो कोई भी शारीरिक या जो भी कार्य करते हैं, ये कार्य बिल्कुल नहीं कर पाते, एक दूसरे से क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं, किसी दूसरे की सहायता से निर्भर रहते हैं। जबकि 25 से 50 वाले बालक आते हैं वो मुंड की श्रेणी में आते हैं। ये बालक क्या होते हैं, चिड़चिड़ापन स्वभाव इनका पाया जाता है। जबकि 50 से 70 वाले जो बालक होते हैं क्या होते हैं, मूर्ख होते हैं। ये क्या होते हैं, मूर्ख होते हैं। इन बालकों की जो कोई भी कार्य करने की शक्ति है वो एकदम नामात्र की होती है। ये किसी भी कार्य को करना चाहेंगे तो उससे पहले ये उसका रिजल्ट निकाल देंगे कि ये काम मेरे से नहीं होगा। इसको पहले ही मूर्ख की श्रेणी दी जाती है कि आप मूर्ख हो क्या, यानी हर काम में ये क्या करते हैं, गलत कार्य करते हैं। तो ये कौन सी श्रेणी में आते हैं, मूर्ख की श्रेणी में आते हैं। आपको समझ में आ गया। प्रतिभाशाली बालक कौन सी होते हैं, 140 से यानी 140 जिसका बुद्धि लब्धि वो कितनी होती है, 140 से अधिक होती हो तो वो कौन सी श्रेणी में आएंगे, प्रतिभाशाली बालकों की श्रेणी में आते हैं। ये बालक होते हैं हंसमुख या स्वभाव के होते हैं और ये अलग रहना पसंद करते हैं। और क्लास में इनका जो बोलने का स्वभाव कम होता है, यानी आपस में बोलते कम है, सिर्फ सारे दिन स्टडी करना है, नहीं कुछ ना कुछ पढ़ना रहता है। और जो भी समझते हैं वो अधिक इनका स्वास्थ्य होता है, वो शारीरिक जो मानसिक स्वास्थ्य वो स्वस्थ रहता है। तो ये थे बुद्धि लब्धि अपन ने पढ़ी थी। बुद्धि लब्धि किसके बारे में पढ़ा था, अपने बुद्धि लब्धि में पढ़ा था। इस पाठ से, इस अध्याय से हमारा जो एक टॉपिक है, सिर्फ एक टॉपिक बचा है, संवेगात्मक बुद्धि। कौन सी बुद्धि बची है, संवेगात्मक बुद्धि बची है। ये बुद्धि का जो टॉपिक अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे, बुद्धि संवेगात्मक बुद्धि यानी EQ। कौन सी, EQ। EQ क्या होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट बॉक्स में यानी जो कमेंट जो बॉक्स है इसमें आपको बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या लिखना है, बुद्धि जो लब्धि का सूत्र है ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर कमेंट करना है। प्यारे विद्यार्थियों, आप कमेंट, लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप जितनी ज्यादा शेयर करोगे तो आपको उतनी अच्छी तरीके से क्लास यहाँ पर मिलेंगी, क्योंकि जो आप शेयर व लाइक करते रहते हो तो साथ साथ में जो मेरा भी जो उत्साह है वो बनता रहेगा और मैं आपको इससे भी और अच्छी तरीके से यहाँ पे क्लास प्रस्तुत करने के लिए मिलेंगे आपको। और मैं कोशिश आप प्यारे विद्यार्थियों के लिए ये भी करना जा रहा हूँ कि सीनियर जो क्लास की जो ज्योग्राफी या भूगोल वो भी मैं कोशिश करूंगा। अगर आपका सहयोग रहा तो 4 या 5 दिन के अंदर अंदर ही आपको ज्योग्राफी की क्लासें भी यहाँ से मिल जाएंगी। अगर आपका सहयोग रहा तो आप ज्योग्राफी की क्लासें भी स्टार्ट कराना चाहते हो तो उसका भी आपको कमेंट बॉक्स में यस या नो आपको अवश्य जवाब देना है। प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।